कभी सोचा है कि जब कोई बड़ा संकट आता है तो एक पावरफुल स्पीच कैसे तैयार की जाती है? आज हम राजधानी में हुए एक हमले के बाद दिए गए एक संबोधन को बारीकी से देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे शब्दों का इस्तेमाल करके एक नैरेटिव बनाया जाता है और एक्शन के लिए माहौल तैयार किया जाता है। तो भाषण की शुरुआत ही होती है इस चौंकाने वाले बयान से। राक्षसी घात जैसे शब्दों का इस्तेमाल यह तुरंत एक इमोशनल माहौल बना देता है और व्हाइट हाउस का जिक्र करके यह बताया जाता है कि खतरा कितना करीब था। यह सिर्फ एक न्यूज़ हेडलाइन नहीं है, ये एक कहानी की दमदार शुरुआत है। देखिए, किसी भी संकट के बाद सबसे पहला काम होता है पीड़ितों को एक मानवीय चेहरा देना और हमले की असलियत को दुनिया के सामने रखना। तो चलिए देखते हैं कि इस भाषण में ये दो जरूरी काम कैसे किए गए। बुराई, घृणा, आतंक ये शब्द ऐसे ही नहीं चुने गए हैं। ये इस घटना को एक मामूली हिंसा से कहीं ऊपर ले जाते हैं, इसे एक नैतिक और राष्ट्रीय लड़ाई की तरह पेश करते हैं ताकि इसके जवाब में एक कड़ा एक्शन लिया जा सके। ये जानना कि पीड़ित सिर्फ वर्दी में मौजूद लोग नहीं थे, बल्कि राजधानी को सुरक्षित और सुंदर बनाने के एक मिशन पर थे, ये बात उनके बलिदान को और भी मार्मिक बना देती है। ये उन्हें एक हीरो के तौर पर पेश करता है, जिससे उनकी मौत और भी ज्यादा दुखद लगती है। अच्छा, तो पीड़ितों के लिए सहानुभूति बनाने के बाद भाषण एक बहुत बड़ा मोड़ लेता है। यहाँ पर बात एक दुखद घटना से हटकर एक बड़े और विवादास्पद मुद्दे की तरफ जाती है और वो है राष्ट्रीय सुरक्षा और आप्रवासन। अब संदिग्ध की पृष्ठभूमि के बारे में बताया जाना ये भाषण का एक बहुत ही अहम मोड़ है। अफगानिस्तान से उसका कनेक्शन बताकर एक तरह से इस घटना को एक बड़ी जियोपॉलिटिकल कहानी से जोड़ने की जमीन तैयार की जाती है। यहां पर देखिए, बयानबाजी की क्लासिक टेक्निक इस्तेमाल होती है। एक चेन बनाना, पहले एंट्री, फिर स्टेटस का विस्तार और फिर नतीजा। यह घटनाओं का एक सीधा साधा सिलसिला दिखाता है जो सुनने वालों को एक खास नतीजे पर ले जाने के लिए बनाया गया है कि मौजूदा नीतियां ही इस हमले के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। और ये रहा भाषण का सबसे बड़ा दावा। यहाँ एक अकेली घटना को उठाया जाता है और उसे पूरे देश के लिए एक बहुत बड़े खतरे का प्रतीक बना दिया जाता है। ये एक जबरदस्त मूव है जो पूरी बहस को एक क्राइम से बदलकर राष्ट्रीय सुरक्षा के संकट में तब्दील कर देता है। 2 करोड़, ये एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला नंबर है। इसे इसीलिए इस्तेमाल किया गया है ताकि लोगों के मन में एक डर और अर्जेंसी की भावना पैदा हो। अब ये आंकड़ा कितना सही है वो अलग बात है, लेकिन इसका मकसद खतरे को एक ठोस रूप देना है। मिनेसोटा का जिक्र करना भी एक सोची समझी रणनीति है। इससे तर्क को राजधानी से बाहर ले जाया जाता है। ये बताया जाता है कि ये समस्या पूरे देश की है, जो दूर दराज के इलाकों में भी लोगों को प्रभावित कर रही है। इससे तर्क को और ज्यादा भरोसेमंद और बड़ा बनाया जाता है। तो ठीक है, एक समस्या को इतने बड़े पैमाने पर पेश करने के बाद अगला कदम क्या होता है? समाधान पेश करना। अब हम भाषण के उस हिस्से पर आते हैं जहां बात निंदा से हटकर एक्शन पर आती है। ये जो मांगे हैं ये कोई छोटे मोटे बदलाव नहीं हैं। ये इमिग्रेशन पॉलिसी में एक बहुत बड़े बदलाव का इशारा करती हैं। जो लाभ नहीं पहुंचाते या देश से प्यार नहीं कर सकते जैसी बातें बहस को और ज्यादा इमोशनल और वैचारिक बना देती हैं। 500 अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती ये सिर्फ एक प्रैक्टिकल कदम नहीं है, ये ताकत का एक सीधा प्रदर्शन है। ये सरकार की निर्णायक कार्रवाई करने की इच्छा का एक बहुत बड़ा प्रतीक है और जनता को ये भरोसा दिलाने का एक तरीका है कि सिचुएशन कंट्रोल में है। त्वरित और निश्चित न्याय की मांग एक तरह से कहानी को एक संतुष्टि भरा अंत देती है। ये सुनने वालों को भरोसा दिलाती है कि कहानी का एक विलन है और उसे सजा जरूर मिलेगी। इससे मामले के सुलझने का एक एहसास होता है। तो पॉलिटिक्स और पॉलिसी पर इतना जोर देने के बाद भाषण एक बहुत जरूरी इमोशनल मोड़ लेता है। अब एकता और साझा मूल्यों की अपील की जाती है। ये एक बटे हुए देश को एक साथ लाने की एक कोशिश है। कुछ खास ग्रुप्स को धन्यवाद देना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये उन संस्थानों के प्रति सम्मान दिखाकर राष्ट्रीय गौरव की भावना को और मजबूत करता है जो देश की रक्षा करते हैं। ये सुनने वालों को एक साझा पहचान और मकसद के एहसास से जोड़ता है। और भाषण का अंत होता है इस बेहद पर्सनल और इमोशनल अपील के साथ। थैंक्सगिविंग, जो परिवार और आभार का त्योहार है, उसका इस्तेमाल करके इस राजनीतिक मुद्दे को लोगों के घरों और दिलों तक पहुंचाया जाता है, जिससे ये और भी ज्यादा गहरा और व्यक्तिगत बन जाता है। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है।
कैसे एक अकेली घटना के इमोशनल असर का इस्तेमाल एक बड़ी और जटिल राष्ट्रीय बहस को चलाने के लिए किया जाता है। ये वो लाइन है जहां एक निजी त्रासदी राजनीति से मिलती है, और यह समझना बहुत ज़रूरी है कि वो लाइन कैसे खींची जाती है।